अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर मोहम्मद इलियास। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट हमने ख़त्म किया है। आज हम उसकी एक एग्जांपल देखेंगे, दैट इज़ टॉर्क। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ टॉर्क। स्टूडेंट्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, इसको हम टॉर्क का नाम देते हैं। अगर आप इस मार्कर की तरफ देखें तो मैं इस हैंड से अगर अपने राइट हैंड से इस पर फोर्स लगाऊं, इस मार्कर को मैं ये टर्न कर सकता हूं। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स है, इसको हम टॉर्क कहते हैं। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। हम टॉर्क के यूनिट देखेंगे, फिर उसकी डायमेंशन देखेंगे और 3 उसके स्पेशल केसेस हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी रिजिड बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाने से टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो नोट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जो है, अगर आप देख सके, टॉर्क जो है इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। ये दो नाम हैं। अगर कभी आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स, इट मीन द पर्सन इज आस्किंग अबाउट टॉर्क। तो टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपने फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द घूमना शुरू कर देता है, तो इसको हम टॉर्क का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, टॉर्क जो है फार्मूले के मुताबिक मूवमेंट ऑफ आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। समटाइम ये ऐसे भी लिखा जाता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मूवमेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जो कि एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट की। तो टॉर्क टी से लिखा जाता है, इसको टॉ भी बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर इसके वेक्टर हेड डाला जाता है जो कि r क्रॉस f के इक्वल है। और हमें पता है कि जब हम ये क्रॉस खत्म करते हैं तो हमें sin थीटा यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है, जो ये बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये साथ जो स्टूडेंट्स रेड कलर में यूनिट वेक्टर बताया गया है, ये बताता है कि टॉर्क की जो डायरेक्शन कौन सी होगी। तो हमेशा दो प्लेन जो r और f को कंटेन करते हैं, अगर वो राइट एंगल पे हो तो जो थर्ड एक्सिस बनता है, जो z एक्सिस है, वो भी राइट एंगल होगा, वो टॉर्क की डायरेक्शन होगी। यूनिट्स ऑफ टॉर्क जो है स्टूडेंट्स, अगर आप देख सकें तो टॉर्क का फार्मूला बताता है r क्रॉस f। इट मीन r जो है वो डिस्टेंस है, फोर्स जो है वो न्यूटन में होगी, लिहाजा इसके यूनिट्स होंगे न्यूटन मीटर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, टॉर्क का फार्मूला आपको बताया गया है। r जो है इसके लिए हम स्मॉल r लिखेंगे, फोर्स के लिए हम ma लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। डायमेंशन जब भी लिखी जाती है तो ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है, ये रूल है डायमेंशन को लिखने का। r के लिए क्योंकि लेंथ है तो इसको हम कैपिटल L से लिखेंगे। m इसमें मास है तो इसको हम kg से मेंशन करेंगे। और a क्योंकि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के लिए हम यहाँ पे L_t-2 इसकी डायमेंशन होती है। अगर आप यहाँ पे मास को kg में ना भी लिखना चाहें तो एक स्टेप हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं, तो कैपिटल M से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। लिहाजा जो टॉर्क है इसकी डायमेंशन बनेगी mL² t-2। तो ये इसकी डायमेंशन है, इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे। नो स्टूडेंट्स, इसके 3 केसेस बनते हैं। टॉर्क के स्पेशल केसेस क्या हैं? हमें पता है कि टॉर्क का फार्मूला है RF sin थीटा n यूनिट वेक्टर। तो ये जो थीटा है ये दो एक्सिस के दरमियान हमें डिफाइन करता है कि हमें टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी। मतलब ये कि जब हम फोर्स लगाएं, कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम रोटेट कब होगा, उसकी रोटेशन मैक्सिमम कब होगी। सो वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द थीटा बिटवीन r एंड f। तो हमने 3 केसेस के बनाए हैं। अगर ये थीटा जो यहाँ पे है, अगर ये 0 हो, ये कुछ सूरत में 0 हो सकता है, अगर फोर्स और r जो कि दो यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं टॉर्क को डिफाइन करने के लिए, इन दोनों के दरमियान में एंगल 0 उस वक्त होगा जब स्टूडेंट्स ये दोनों पैरेलल हो, यानी एक ही डायरेक्शन में हो, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रही हो और साथ ही साथ जो r है उसकी डायरेक्शन भी सेम हो। तो उस सूरत में एंगल इन दोनों में 0 डिग्री होगा। और आपको पता है कि sin 0 डिग्री जो है वो 0 ही होता है। लिहाजा r और f की अगर कोई भी वैल्यू रख ली जाए, जब तक थीटा 0 है तो टॉर्क 0 रहेगा।
सेकंड केस इसका स्टूडेंट्स ये है कि अगर आर और जो फोर्स है ये दोनों कंपोनेंट एंटी पैरेलल हो, यानी हम अगर इसी मार्कर की तरफ देखें तो फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगाऊं और डिस्टेंस हमारा इस डायरेक्शन में हो, या मूवमेंट ऑफ आर्म इस डायरेक्शन में हो, तो दोनों में एंगल 180 का है। इस सूरत में साइन 180 जो होता है वो भी 0 होता है, तो तब भी ये दोनों केसेस के अंदर टॉर्क जो है वो 0 होगा। टॉर्क 0 होने का फिजिकल मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट घूमेगा नहीं, यानी ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर सकता चाहे हम जितनी भी फोर्स लगा दें। तीसरा केस जो है वो ये है कि अगर एंगल 90 डिग्री हो, इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स और मूवमेंट ऑफ आर्म में दोनों में 90 का एंगल हो, देन क्या होगा कि रोटेशन मैक्सिमम होगी। आप एक डोर की एग्जांपल ले सकते हैं। डोर में जो उसका पिवट पॉइंट है या उसका एक्सिस है जिसकी वजह से घूमना है, वो जगह होती है जहाँ पे उसके कब्जा लगा होता है, जबकि जिस जगह पे हमने हैंडल लगाया होता है दरवाजे को खोलने के लिए, इन दोनों में अगर आप एंगल नोट करें तो 90 डिग्री का है। अगर दरवाजे को हैंडल जहाँ पे लगा हुआ है दैट इज पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उसके अलावा अगर आप फोर्स लगाएंगे तो दरवाज़ा आसानी से नहीं खुलेगा। तो इस सूरत में टॉर्क जो है वो मैक्सिमम है अगर एंगल 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स दीज आर स्पेशल केसेस अबाउट टॉर्क। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क। टॉर्क की सिग्निफिकेंस स्टूडेंट्स ये है, इसकी अहमियत ये है कि अगर हम प्रॉपर पॉइंट पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर सकता। ये हमारी डेली की रूटीन है। हम डोर ओपन करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को अगर घुमाना चाहें तो जब तक फोर्स प्रॉपर्ली नहीं लगाएंगे या हम दोनों के एंगल का ख्याल नहीं करेंगे, यानी मूवमेंट ऑफ आर्म और फोर्स का, तो हमें मुश्किलात पेश होंगी। तो ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसी की आगे थोड़ी सी जो रहती है डिजिटल बॉडी के लिए टॉर्क की एग्जांपल वो डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।